अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने अमान में रखे और खुश और आबाद रखे। तो आइए जी नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल का नाम है रूह यारम और इसका लिखा है अरीशा ने और आज है इस नॉवल की 13वीं एपिसोड। नॉवल शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आने की सूरत में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। जी। खिदर, शारिफ, लैला, मासूमा चारों गाड़ी में बैठे इन दोनों का इंतजार कर रहे थे। जल्दी करो यार, कहाँ भी था। हम लोग जल्दी निकलेंगे, इसीलिए तो रात को बताया था ताकि सब लोग वक्त पर तैयार हो जाओ, ताकि हम वक्त पर निकले। खिदर ने सिर्फ पहली लाइन ही ऊंची आवाज में बोली थी, बाकी तो वो सिर्फ मनमनाया था। हाँ, क्या कह रहे थे तुम? यारम ने बाहर आते हुए अपना सामान गाड़ी की डिग्गी में रखते हुए पूछा। कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था कि तुम्हें और वक्त चाहिए तो हम यहाँ इंतजार कर लेते हैं, तुम लोग आराम से आ जाओ। खिदर की बात पर शारिफ का कहका बुलंद हुआ। इसे क्या इसे क्या दौरे पड़ने लगे हैं? यारम ने शारिफ को कहका लगाते देखकर पूछा। दफा करो डेवल, तुम तो जानते हो इस पागल को। खिदर ने इसका ध्यान बटाया जब रूह भी जल्दी से बाहर आ गई। आज यारम की मनमानियों ने इन्हें बहुत लेट कर दिया था। इस वक्त भी यारम इसे ऐसी नजरों से घूर रहा था कि रूह को इसके इरादे खतरनाक लगे। हम 6 लोग जा रहे हैं, रूह ने खुशी से पूछा। 6 नहीं 7, मासूमा ने एक छोटा सा डब्बा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिसे रूह ने खुशी से थाम लिया और यारम की तरफ देखने लगी, जैसे खोलने का इशारा कर रहा था। रूह ने डब्बा खोल के देखा तो उसे यकीन नहीं आ रहा था इसका शोनू जिंदा था। वो बेयकीनी से अपने सामने हिलते जुलते अपने शोनू को देख रही थी, जो अपनी दोस्त को दोबारा पाकर बहुत खुश नजर आ रहा था। इस दिन हम तुम्हें लेकर अस्पताल चले गए, जबकि मासूमा और लैला शोनू को बचाने में लगी। इन दोनों ने इसे बचा लिया। इसके सर पर चोट लगने की वजह से हालत इतनी खराब हो गई थी कि इसका बचना मुश्किल था। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि वो मर चुका है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम बाद में ज्यादा उदास हो या उसे अपने सामने मरते हुए देखो। वैसे भी लड़कियां ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती हैं ऐसे जज्बात। शारिफ शरारत से बोला तो मासूमा ने उसे घूर कर देखा। तुम कुछ ज्यादा नहीं घूरने लगी मुझे? शारिफ ने बदले में उसे घूर कर पूछा। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। शारिफ ने फर्जी कॉलर झाड़ते हुए अपने आप को हैंडसम कहना चाहा। डोंट वरी, मेरा टेस्ट इतना भी खराब नहीं है। मासूमा ने उसे आग लगाई और जाकर गाड़ी में बैठ गई, जबकि यारम और खिजर दोनों ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया था। वो लोग इस वक्त दुबई के सबसे बड़े बीच पर मौजूद थे। ये इलाका वैसे भी हर तरफ से समंदर में घिरा हुआ था। ठंडी हवाएं चेहरे को, जबकि समंदर की बड़ी बड़ी लहरें इनके पाँव को छूकर वापस चली जाती। खिलती धूप में रूह को सर्दी का एहसास हो रहा था। लैला और खिदर एक दूसरे के साथ साथ नंगे पाँव गीली मिट्टी पर टहल रहे थे, जबकि मासूमा और रूह दोनों अपने शोनू से खेल रही थी। रूह ने जल्दी से इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि मासूमा भी शोनू के साथ बहुत अटैच हो चुकी है और शोनू भी काफी हद तक मासूमा के साथ घुल मिल चुका था। अब उसी की एक नहीं बल्कि दो दो दोस्त थी। थोड़ी देर के बाद यारम ने रूह को कुछ दूर आने का इशारा किया, जबकि शारिफ इसी की तरफ चला आ रहा था। रूह, तुम्हें डेवल बुला रहा है, इसे यारम का पैगाम देता हूँ। शोनू की तरफ आया। मुझे यहाँ डेवल ने भेजा है, कोई गलत मतलब मत निकालना, उसने मासूमा को देखकर बोला। मैं क्यों गलत मतलब निकालूंगी? मासूमा ने ना समझी से पूछा। सॉरी, अब तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, शारिफ बेनियाजी से कहता अपनी जेब में हाथ डाले टहलने लगा, जबकि मासूमा उसे घूर कर रह गई। यार, हम रूह को लेकर बीच के एक साइड की तरफ आ गया। तुम्हें पता है हम यहाँ क्यों आए हैं? उसने रूह का हाथ थाम के पूछा। घूमने फिरने, रूह ने मासूमियत से जवाब दिया, बेख्तियार यारम के डिंपल नुमाया हुए। हाँ मेरा बेबी, वो तो हम आए हैं, लेकिन यहाँ आज एक और खास बात भी है। यारम ने से खिदर और लैला के बारे में बताना चाहा। आज तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी को प्रपोज करने वाला है, उसने लैला और खिदर की तरफ इशारा करके बताया। क्या सच्ची? रूह ने एक्साइटेड होकर पूछा, जिस पर यारम ने उसे मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। खिजर चलते चलते अचानक ही जमीन पर बैठ गया। लैला ने घबरा कर 2 कदम पीछे हटाए, लेकिन फिर मुस्कुरा दी। वो जानती थी खिजर क्या करने वाला है। मासूमा ने उड़ती उड़ती खबर उस तक पहुंचा दी थी। खिजर उसके सामने जमीन पर बैठा और फिर उसने उसका हाथ थामा। मैंने सुना है कि तुम 1.5 महीने पहले वाले प्रपोजल का कुछ जवाब देने का इरादा नहीं रखती, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर से तुम्हें अपनी मोहब्बत का एहसास दिला दूं। सो मिस उम्मे लैला, मैं तुम्हें
मिसेस खिजर बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मोहब्बत को कबूल करोगी? खिजर को पूरा यकीन था वो इनकार नहीं करेगी, लेकिन इसके बावजूद इसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। बेख्तियार ही लैला की आंख से एक आंसू गिरा, जो उसने फौरन साफ करना चाहा, लेकिन दोनों हाथ खिजर के हाथों में होने की वजह से वो ऐसा ना कर पाई। इन आंखों को छुपाने की कोशिश मत करो लैला, तुम भी एक आम लड़की हो और एक आम लड़की जैसी दिल रखती हो। बहादुर मत बना करो, ये खिजर तुम्हारे अंदर बाहर हर अंदाज से वाकिफ है। खिजर के बस कहने की देर थी जब लैला जमीन पर बैठी और इसकी बाहों में समा गई, जबकि इनसे काफी दूर फासले पर खड़ी रूह यारम से चुपकी नाच रही थी, जबकि उसकी इस मासूम हरकत पर यारम ने उसे अपने साथ लगाए मुस्कुराए जा रहा था, जबकि दूर मासूमा शोनू को अपने गले लगाए तालियां बजाने में मसरूफ थी। शारिफ पास खड़ा अपने लिए एक ऐसे ही दिन का इंतजार कर रहा था। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आज सब यहीं रुक जाए ना, रू ने उन्हें जाते देख कर कहा। अब तो हमारा घर भी बहुत बड़ा है, यहाँ आप सब लोग आसानी से रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मासूमा, हम रात को खिजर भाई की शादी की प्लानिंग करेंगे, उसने पास खड़ी मासूमा को देखकर कहा, जिस पर कुछ फासले पर खड़ी लैला के गाल सुर्ख होने लगे। इतनी जल्दी शादी? शारिफ ने कहा। हाँ तो क्या, खिजर भाई लैला को सिर्फ प्रपोज पर तड़काने का इरादा रखते हैं। अब लैला ने हाँ कर दी है तो हमें शादी की प्लानिंग करनी चाहिए। अरे मैं तो कहती हूँ इस हफ्ते की कोई अच्छी सी डेट रख के हम इनका निकाह करेंगे। रू ने कोई एक और धमाका किया। एक मिनट रू, पहले दूल्हा और दुल्हन से तो पूछो ना, तुम तो अपनी प्लानिंग किए जा रही हो। यारम ने कहा, भाई जो कुछ मेरी गुड़िया कह रही है वो बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं किसी भी वक्त दूल्हा बनने के लिए तैयार हूँ। इधर लैला को देखकर मुस्कुराया। हाँ लेकिन लैला को तो एतराज हो सकता है, इससे तो पूछ लो, इस बार शारिफ बोला, जबकि सबको अपनी तरफ मतवजह पाकर लैला अपनी आंखें तक नहीं उठा पा रही थी। मुझे क्यों देख रहे हो सारे? मैं क्या बोलूं? लैला कंफ्यूज सी बोली, और बोल्ड सी लड़की आज के दिन में इन्हें अपने बहुत सारे छुपे हुए अंदाज दिखा रही थी जो कोई नहीं जानता था। लैला बीबी शर्माती भी है, ये तो कमाल हो गया, शारिफ ने नारा लगाया। मैं शर्मा नहीं रही, मैं तो बस बता रही हूँ। लैला अपनी हया छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी, जिस पर सभी कहके लगाकर हंसने लगे। तो बस डिसाइड हो गया, खिदर और लैला का निकाह इसी हफ्ते होगा। यारम ने रूह को देख कर कहा। जब से शादी की बात हुई थी रूह और मासूमा दोनों ही लैला के पास बैठी थी, जबकि यारम और शारिफ खिजर वाले कमरे में थे। चलो अब डिसाइड तो हो गया कि शादी इसी हफ्ते होगी। तुम्हें क्या लगता है कौन सा दिन सबसे बेहतर है निकाह के लिए? मेरे ख्याल से इस जुम्मे को निकाह करते हैं, मुबारक दिन है, सब कुछ मुबारक होगा, और वैसे भी कोई शोर शराबा होगा नहीं, सिर्फ सादगी से निकाह करेंगे। और रुखसती, खिजर ने कहा। क्या मतलब शोर शराबा नहीं होगा? रू जो अभी इनके लिए चाय लेकर आई थी पूछने लगी। देखिए खिजर भाई, आपको कोई शौक नहीं होगा शोर शराबा का, लेकिन लैला ने अपनी शादी के बारे में क्या क्या सोचा होगा, न जाने क्या क्या ख्वाब सजा के बैठी होगी, और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि शोर शराबा नहीं होगा? हम सारी रस्म अदा करेंगे। सिर्फ निकाह और रुखसती, ये क्या बात हुई? हम सारी रस्म अदा करेंगे, मेरी शादी भी इतनी सादगी से हुई, कोई रस्म नहीं हुई। आपको क्या पता लड़कियों का कितना शौक होता है अपनी रस्मों का। शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही होती है, इसे भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। माइयों मेहंदी करेंगे, दिन डालेंगे, फिर धूमधाम से निकाह होगा, फिर शादी, फिर रुखसती और फिर वलीमा, सारी रस्म अदा होंगी। और अगर आपको इतना ही शौक है सादगी से शादी करने का तो दुल्हन कोई और ले ले, लैला आपसे शादी नहीं करेगी। रूह गुस्से से कहती कमरे से बाहर निकल गई। गाइस अब वो होगा जो मेरी बीवी चाहेगी, यारम ने ऑर्डर दिया। हाँ यार, वैसे भी रूह बिल्कुल ठीक कह रही है, लड़कियों की कितनी ख्वाहिश होती होगी शादी की, और हम कैसे सादगी से शादी के बारे में सोच रहे थे। वैसे भी ये लैला की पहली शादी है, हमें इसके बारे में सारे अरमान पूरे करने चाहिए, शारिफ ने समझदार सबूत देते हुए कहा। अबे ओए, लैला की ये पहली शादी से तेरी क्या मुराद थी? ये लैला की पहली और आखिरी शादी है। इज्जत तब ही गया। अरे यार, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कह रहा था कि लैला की पहली शादी हो सकता है कुछ दिन में इसका मूड बदल जाए। शारिफ ने खुद ही अपने लिए मुसीबत बुला ली थी। रुक बेटा, पहले मैं तेरा मूड दुरुस्त करता हूँ। इधर गुस्से से उठकर उसकी तरफ बढ़ा, जबकि इनकी हालत देखकर यारम लाइव शो देखने के लिए सामने सोफे पर आ बैठा। वो कमरे में आया, रू अपनी सोनू को उसकी जगह पर रखे बड़े आराम से उसके साथ बातों में मसरूफ थी। ये नहीं था, हमारे साथ तो सब कुछ ठीक था, ये भूतना फिर से आ गया। यारम को गुस्सा आया। रू, अभी के अभी इसको यहाँ से नीचे करो, कितनी बार कहा है तुम्हें मेरे बेड पर मत रखा करो इसे। वो गुस्से से तनफन करता इसके पट्टे को पकड़ चुका था। यारम, मैं बोल रही हूँ, इसको जरा सी भी चोट लगी तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी, रू ने धमकी दी, जबकि इससे पहले ही यारम उसे पट्टे समेत जमीन पर फेंक चुका था। यारम, ये आपने अच्छा नहीं किया, आज से मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। वो गुस्से से कहती अपने शोनों की तरफ लपकी, जो उसकी तरफ दौड़ के वापस आ रहा था। इसे मेरे कमरे से निकालो फौरन, अभी के अभी। रूह को उसकी तरफ वापस जाता देखकर वो भी उसकी तरफ लपका।
शोनू कहीं नहीं जाएगा, ये हमारे रूम में रहेगा, रू ने फैसला कुन अंदाज में कहा। रू, अगर ये हमारे कमरे में रहेगा तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। यार, हमने इसी के अंदाज में फैसला सुनाया, जिस पर रू ने बाहर के दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। मतलब आप जा सकते हैं। रू, तुम इस कुत्ते के लिए मुझे कमरे से बाहर निकाल रही हो? यार, मैं शॉक्ड में था। आप जब एक कुत्ते के लिए इस कमरे को छोड़ सकते हैं तो मुझे भी आपको कमरे से निकालने में कोई एतराज नहीं। आप जा सकते हैं। रू ने एक बार फिर से दरवाजे की तरफ इशारा किया, जिस पर यारम गुस्से से बाहर निकलकर सीधा खिजर और शारिफ वाले कमरे में आ गया, जहां खिजर और शारिफ उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मतलब दुबई के डॉन को बीवी ने कमरे से निकाल दिया। खिजर ने ऊंची आवाज में कहका लगाया, जिस पर यारम इन दोनों को आंखें दिखाता उनके बीच आ लेटा। सुबह होते ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई। रू के मुताबिक आज के दिन ही दिन डालने का था, तभी जाके जुमे के दिन पर इनका निकाह होना था। रूह के ऑर्डर के मुताबिक निकाह था, वह दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते थे और आज ही इन्हें माइयों बैठाना था। रूह, ये सब कुछ क्या कर रही हो तुम तो मेरी साइड पे हो गई हो। खिजर ने उसे समझाना चाहा। अरे नहीं खिजर भाई, मैं और मासूमा लैला की साइड पे हैं, वो यारम और शारिफ भाई आपकी साइड पे, तो मैं लड़की वाली और आप लड़के वाले। इसने शारिफ और यारम को बताया। नहीं गुड़िया, तुम मेरी साइड पे हो और तुम्हारे अलावा इन सबको मैं लड़की वाली साइड पे भेज देता हूँ, मुझे बस मेरी गुड़िया चाहिए अपनी साइड पे। खिजर ने बहुत प्यार से कहा। मतलब मैं अकेली आपकी साइड पे और ये सारे लैला की साइड? रू ने मुंह बनाकर कहा। हाँ तो रू, शादी हो रही है, कौन सा जंग हो रही है जो तुम्हें पूरी टीम की जरूरत है? यार, हमने लुकमा दिया। अरे क्यों, मैं हूँ तुम्हारे साथ। शारिफ के करीब आकर खड़ा हुआ, ये मासूमा और यारम लैला की तरफ, मैं और तुम खिजर की तरफ। शारिफ ने कहा। लेकिन मुझे नेक नहीं मिलेगा ना? रू ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, जिससे यारम के डिंपल नुमाया हुए। क्यों नहीं मिलेगा, बहन को तो इतना कुछ मिलता है। शारिफ उसकी शक्ल देखकर बोला। हाँ शारिफ भाई, बहन को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन सालियों को भी तो बहुत कुछ मिलता है ना? उसने शारिफ को आंखों में इशारा करके बताया। ये पर यारम की मुस्कुराहट एक बार फिर से खिल उठी। डोंट वरी रू, तुम्हें ज्यादा मिलेगा। खिदर फौरन उसे बोला, कहीं वो सचमुच में पार्टी ना चेंज कर ले। और यहाँ खड़ा हर इंसान जानता था कि रूह का खिदर की तरफ होना कितना ज़रूरी है। अरे रूह, तुम फिलहाल लड़के वाले की तरफ से हो जाओ, जब नेक की बारी होगी तब तुम लड़की वाले की तरफ से हो जाना। मतलब एक तीर से दो शिकार। शारिफ ने उसके कान में कहा। ठीक है भाई, मैं आपकी तरफ हूँ, लेकिन क्या जब दुल्हन को आपके पास लाके बिठाएंगे ना, मैं लड़की वालों की तरफ से हो जाऊंगी। रूह ने फैसला कर लिया। मेहमानों में आप किसे किसे बुलाना चाहेंगे, एक लिस्ट बना दें? रूह ने कहा। कोई लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं, हम चंद लोग होंगे शादी पे। क्या मतलब, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, क्या कोई नहीं होगा? रू ने हैरानगी से पूछा। हम सब एक दूसरे के दोस्त, हम सब एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स हैं, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। खिदर ने मुस्कुराकर बताया। तो रू भी खामोश होगी। जिस तरह का वो काम करते थे, इनकी कोई फैमिली या दोस्त होगी, ये वो सोच भी कैसे सकती थी? इन सब की संगत में बहुत जल्द वो सब कुछ भूल जाती थी कि वो लोग आखिर हैं कौन। यारम, ये लाइटिंग के लगाने में मदद करे ना। सभी कोई ना कोई काम कर रहे थे, यहाँ तक कि लैला और खिदर को भी इसने किसी न किसी काम पे लगाया था। एक यारम ही था जो आराम से बैठा हुआ था, जैसे कोई काम नहीं करना। अब सोनू को बोलो ना, अपने सोनू को बोलो ना, जिसकी वजह से मुझे कमरे से निकाला था। यारम घूर कर फिर से अपने मोबाइल में मसरूफ हो गया। अब मेरे क्यूट से पाले से बेबी से जेलस होकर जिद लगा रहे हैं। वो क्यूट शाह प्याला शाह बेबी मेरे कमरे में रात को मेरे बेड पे सोया था और ये इसकी तरफ से जिद थी, और अब मेरी भी तरफ से जिद है। कहो अपने लाडले को कि मदद करे तुम्हारी। वो गुस्से से कहता शफा को चाय के लिए कहने लगा। यार, हम आप नाराज हैं मुझसे? रू मासूम सी शक्ल बनाकर बोली। हाँ नाराज हूँ, और बहुत सख्त नाराज हूँ तुमसे। आप मुझसे तकरीबन 2 फुट के फासले पर रहो। नाराजगी में इतना करीब आना अलाउड नहीं होता। वो उसके करीब आने पर चोट करने लगा। आपको पता है, आप जब नाराज होते हैं ना, तब और भी ज्यादा क्यूट लगते हैं, बिल्कुल छोटे बेबी की तरह। रू ने उसे बड़ी मासूमियत से बहलाना चाहा। रू, मैं 8 साल का बच्चा नहीं हूँ जिसे तुम इस तरह से बहलाओगी। कैसी बीवी हो तुम, 5 वक्त की नमाजें पढ़ती हो, तुम्हें इतना नहीं पता अगर शोहर नाराज हो तो बीवी की नमाज कबूल नहीं होती, और हर वक्त फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहते हैं। जी, रूह, अल्लाह के सामने तुम्हारा अमाल नामा तो बहुत गंदा हो रहा है। यारम ने उसे डराया। तो मैं आपको मना तो रही हूँ, आपको रूह इसकी एक एक बात पर ईमान लाती फौरन घबरा कर बोली। कहाँ मना रही हो, कब मनाया है? मुझे तो नहीं लगता कि तुम मुझे मना रही हो। यारम दोनों हाथ कमर पे रखता पूछने लगा। मतलब अभी नहीं मनाया, अब मनाऊंगी। रू ने फौरन हाथ उसकी शर्ट के बटन पर रखे। रू, मुझे मना रही हो या 4 साल के बच्चे की तरह मेरे बटन के साथ खेल रही हो? ठीक है।
ٹھیک سے مناؤ مجھے، اس طرح سے نہیں ماننے والا میں، یارم نے علانیہ کہا۔ کیسے مانیں گے، میں ویسے ہی آپ کو مناتی ہوں۔ روح مسکرا کر اس کے مزید قریب ہوئی تو یارم نے اس کی کمر پر اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ اس کی اس حرکت پر روح شرمائی۔ یارم نے اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کے اس کا چہرہ اونچا کیا تو روح نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس سے پہلے کہ یارم اس کے لبوں پر جھکتا، شارف تیزی سے کمرے سے نکلا جو روح کو پکار رہا تھا۔ یارم نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ دیوار سے لگتی، شارف نے اسے تھام لیا۔ تم لوگ بیزی ہو تو میں بعد میں آ جاتا ہوں، لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ تم لوگ رومانس بعد میں کر لینا، پہلے ہم کام کر لیتے ہیں۔ وہ شارف ہی کیا جو سیدھے طریقے سے کوئی بات کر دے۔ یارم اسے آنکھیں دکھاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اسے ادھر ادھر کے کام بتانے لگی تھی۔ آج دن ڈال دیے گئے تھے، کل مائی اور مہندی تھی، سب لیڈیز کو آرڈر دے دیے گئے تھے اور اپنی اپنی شاپنگ کر لو۔ اور اس وقت لیلا، روح اور معصومہ شونو سمیت شاپنگ پر گئی ہوئی تھی۔ لیلا نے شادی کا ڈریس روح کی مرضی سے لیا، جبکہ ولیمے کا ڈریس اس نے معصومہ کی مرضی سے لیا تھا۔ مہندی کا لہنگا اس نے خود پسند کیا تھا۔ وہ روح کو بہت زیادہ اہمیت دے رہی تھی، شاید وہ یارم کے لیے اس کی محبت دیکھ چکی تھی یا پھر خضر کی وجہ سے، لیکن سچی یہی تھا کہ اب لیلا کے لیے روح بہت خاص ہو چکی تھی۔ اب تو لیلا روح کی اچھی دوست بن چکی تھی، جبکہ شونو کی وجہ سے معصومہ بھی روح کے بہت قریب آ چکی تھی۔ اب روح نے ان سب کو قبول کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ یارم سے دور نہیں جا سکتی، وہ چاہے یا نہ چاہے اسے یہ سب کچھ قبول کرنا ہوگا، اور پھر وہ کب تک یارم کو اس بات کی سزا دیتی رہتی۔ یارم روح یار، تم یہ ساڑی کیوں نہیں پہن لیتی، تم پر بہت سوٹ کرے گی۔ لیلا نے خوبصورت ساڑی کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں یار، میں یہ نہیں پہن سکتی، بہت عجیب سی ہے، اور تو اور اس کی تو سلیو بھی نہیں ہے۔ یارم کو بھی ایسا لباس پسند نہیں ہے، روح نے منہ بنا کر کہا تو لیلا نے مزید فورس نہ کیا، لیکن پھر بھی اس کی ساری شاپنگ اپنی مرضی سے کی، کیونکہ روح کو اپنا ہوش ہی کہاں تھا۔ وہ تو یارم، خضر اور شارف کی شاپنگ کرنے میں مصروف ہو چکی تھی، جو گھر پہ باقی کام سنبھال رہے تھے۔ حد ہے یار، ہمیں کام پر لگا کے خود مزے مارنے چلی گئی ہیں، مجال ہے جو ہمارے لیے ایک بھی چیز لی ہوگی۔ سب اپنی اپنی چیزیں خریدنے میں مصروف ہو گئی ہوں گی، اور تو اور وہ معصومہ، اسے تو بہانہ چاہیے شاپنگ کرنے کا۔ ہائے، مجھے جلانے کے لیے سارے رنگ پہنے گی، شارف نے آپ بھر کر کہا۔ وہ کیا ہوتا ہے، چولی، گھاگرا، لہنگا، لمبے لمبے دوپٹے، وہ لمبی لمبی سینڈلز، اور پھر وہ کان کو چیرنے والے جھمکے، مجال ہے جو ہمارا خیال آ جائے۔ یار اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اگر تمہیں چولی، گھاگرا، لمبے ایئرنگز اور سینڈل پہننی ہے تو میں تمہیں لے دیتا ہوں، میری طرف سے تمہارے لیے میری شادی کا تحفہ، خضر نے معصومیت سے کہا۔ ہاں بھائی، کیوں نہیں، سب کچھ لے دے، لیکن اگر تو مجھے شادی کا تحفہ دینا چاہتا ہے تو میری شادی کرا دے، تاکہ وہ سب کچھ کوئی پہن بھی سکے۔ تم دونوں یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ لائٹنگ لگا دی تم نے باہر کی؟ اس نے کمرے میں آ کر خضر سے پوچھا۔ نہیں یار، بس ابھی لگانے والا ہوں، خضر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یار جلدی کرو، کیوں میری جان عذاب میں ڈالنے والے ہو؟ روح ہر 2-3 منٹ کے بعد فون کر کے پوچھ رہی ہے۔ پلیز یار اٹھو، اگر وہ کام ہوئے بغیر پہنچ آئی تو پھر چھوڑے گی نہیں، یارم نے مسکین سی شکل بنا کر کہا تو دونوں کو ہنسی آ گئی۔ دبئی کا ڈان اپنی بیوی سے ڈرتا ہے یار، یہ خبر تو صبح کے نیوز پیپر میں آنی چاہیے، خضر نے شارف کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے باہر لے جاتے ہوئے کہا۔ بیٹا جلدی کام ختم کرو، ورنہ اس خبر کا تو پتہ نہیں، یہ خبر ضرور آئے گی کہ دبئی کا ڈان اپنی بیوی کے ہاتھوں بے رحمی سے مارا گیا۔ یارم نے ان کی سستی دیکھ کر کہا تو وہ دونوں ہنستے ہوئے باہر نکل گئے۔ چل شارف بیٹا، اوپر چڑھ جا۔ میں تو نہیں چڑھنے والا یار، میری کل شادی ہے، یہ نہ ہو شادی سے پہلے میرا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے۔ لیلا نے تو ایک لمحہ نہیں لگانا قبول نہیں ہے کہنے میں۔ خضر نے معصوم سی شکل بنا کر اسے اوپر چڑھایا۔ یار کیا لڑکے والے کی طرف ہوں، لیکن لڑکی والوں کا سارا کام تو مجھے کرنا پڑ رہا ہے، شارف نے منہ بنایا۔ ابے تو صرف لڑکے والا ہے، میں لڑکا ہوں، مجھے اتنا کام کرنا پڑ رہا ہے، میرا سوچ، کیسے نے کہا تو شارف کہکا لگا کر ہنس دیا۔ وہ واپس آئے تو روح کے مطابق سارا کام ہو چکا تھا، لڑکوں نے بہت محنت کی تھی، آج وہ سارے ہی تعریف کے قابل تھے، لیکن لڑکیوں کا ارادہ ان کی تعریف کر کے سر چڑھانے کا بالکل بھی نہ تھا، اسی لیے اگنور کر کے آگے بڑھی۔ کل مہندی کی رسم میں بہت کام تھا، جبکہ ان لوگوں کو رات دیر تک بیٹھ کر انجوائے کرنے کا ارادہ تھا۔ روح تو لڑکے والی تھی، اس نے تو ڈھولکی بندوبست کر رکھا تھا، اسی لیے آج رات وہ خوب دیر تک انجوائے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ایک طرف خضر تو دوسری طرف لیلا تھی، خضر کو اس طرف آنے کی اجازت نہ تھی تو لیلا کو بھی اس طرف جانے کی اجازت نہ تھی۔ اس وقت روح اور شارف بیٹھے گانا گا رہے تھے اور بیچ میں لوگوں نے خضر کو بٹھایا ہوا تھا۔ دوسرے کمرے میں یارم بڑے آرام سے کرسی پر بیٹھا تھا، جبکہ معصومہ زمین پر بیٹھی لیلا کو شاپنگ دکھا رہی تھی۔ لڑکیوں کیا لڑکی والے کی طرف سے کوئی رسم نہیں ہوتی، اس طرح خاموشی سے کیوں بیٹھی ہے، کچھ ہلا گلا کرو۔
लड़कियों की शादी इतनी बोरिंग होती है क्या? यारम ने कहा, ये सारी चीज़ें तो अक्सर देखती रहती हूँ, शादी एक ही बार होनी है इनकी तरह कोई गाने वगैरह गाओ, देखो बाहर तक आवाज़ आ रही है, किसी तरह से जला जला के गा रहे हैं, और ऊपर से कितने बुरे सिंगर हैं ये लोग। डेविल अगर तुम इतने ही अच्छे सिंगर हो तो तुम गा लो, वैसे भी यहाँ पर जलने से बेहतर है कि हम भी कुछ कर ही लें। जब तो मेरी टीम में आए थे ना, तभी मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि मेरी शादी बोरिंग ही होनी है। लैला ने उसे देखते हुए कहा, मतलब तुम्हें लगता है इन लोगों की तरह गाने नहीं गा सकता? यारम के लहजे में जरूर था। क्या तुम गा सकते हो? लैला ने पूछा। इनसे बेहतर, यारम जवाब देते हुए जमीन पर बैठा और इनकी सारी चीजें एक साइड लगाने लगा। मासूमा, जल्दी से ढोलकी लेके आओ, दरवाजा पूरा खोल दो, हमारी आवाज भी वहां तक जानी चाहिए। यारम ने दरवाजा खोलने का ऑर्डर दिया, फिर इन्हीं की तरफ ऊंची आवाज में गाना गाना शुरू किया। सुन सोनियो सुन दिलदार, खुद से भी ज्यादा तुझको करता हूँ प्यार। लैला ने मुंह खोलकर उसकी तरफ देखा, उसे उम्मीद ना थी यारम इतना अच्छा गाता है। यारम ने जैसे ही गाना गाना शुरू किया, कमरे में आवाज पहुंच चुकी थी। वाह, ये गाना कौन गा रहा है? सबसे पहले रूह बोली। उनकी टीम में तो बस एक ही लड़का है, यारम, और कौन होगा? मासूमा से अच्छे गाने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेकिन यारम, क्या मेरे यारम इतना अच्छा गाते हैं? रूह दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखी मासूमे से बोली तो खिदर ने बेसाख्ता मुस्कुराया। हाँ, वो कॉलेज में बहुत अच्छा था। हाउ स्वीट, मैं सुन के आती हूँ। रूह फौरन वहां से उठी और इनके दरवाजे की तरफ आई। लगता है डर तो छोड़ ना जाए, जाए तू जान संग ले जाए, दिल की धड़कन आंखों का दीदार, खुद से भी ज्यादा तुझे करता हूँ प्यार। यारम इतनी खूबसूरत आवाज में अपने जज्बात का इजहार कर रहा था, जबकि दरवाजे पर रूह इसकी आवाज के शहर में पूरी तरह से गिरफ्तार बस इसे ही देखी जा रही थी। जब यारम की बेख्तियार नजर सामने दरवाजे पर पड़ी और अपनी जान को सामने देखकर बेसाख्ता इसके डिंपल नुमाया हुए। सुन सोनिया, सो सॉन्ग दिलदार, खुद से भी ज्यादा तुझे करते हैं प्यार। यारम गाते गाते उठा, दरवाजे के पास आया, रूह का हाथ थामकर उसे अपने करीब किया। वो इसे अपने साथ लगाता आहिस्ता आहिस्ता मूव करने लगा। अपना जहां सबसे जुदा हम बनाएंगे, प्यारी सी खुशियां चुनकर दुनिया से लाएंगे, इतना तू कर मुझ पे एतबार, खुद से भी ज्यादा तुझे करता हूँ प्यार। जबकि खिदर और शारिफ को तरफ आता देखा, मासूमा ने जल्दी से लैला का घूंघट खींचा। रूह, आज तो इनकलाब हो गया। यारम सर ने तो तुम्हारे लिए गाना गाया, अब तो तुम्हें भी अपनी मोहब्बत का इजहार करना ही पड़ेगा। मासूमा के कहने की देर थी कि साथ साथ सबने तालियां बजाना शुरू कर दी। रूह ने एक नज़र सबकी तरफ देखा, जब यारम ने उसका चेहरा थाम कर उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया, फिर आंखों से इशारा किया। तेरी परछाई से दूर कैसे जाऊंगी, तुझ में बसी हूँ मैं, तुझ में खो जाऊंगी, मेरी पलकों पे तेरा इजहार, खुद से भी ज्यादा तुझे करती हूँ प्यार। सुन सोनिया, सुन दिलदार, बस खुद से भी ज्यादा तुझे करती हूँ प्यार। वो गाते गाते उसके सीने पर अपना सर रख गई। खुदा की इनायत है हमें जो मिलाया है, दिया प्यार वाला ये दिल में जलाया है तो सांसों में, है तो सांसों में आंखों में मेरे यार, खुद से भी ज्यादा तुझे करते हैं प्यार। इसको शर्माया हुआ देखकर याराम ने इसे मजीद अपने करीब कर लिया, जिस पे सबने दबी दबी हंसी। जबकि खिदर तो बस नजरें बचा के लैला को देखने की कोशिश कर रहा था और मासूमा उसे खिदर की नजरों से बचाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। चलो लड़के वालों, वापस चलो। शारस जो इन्हें इस कदर करीब देखकर इन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वह दोनों मुखालिफ पार्टी में हैं, बोल उठा। और फिर जब रूह को जैसे ही याद आया कि वह दोनों मुखालिफ पार्टी में हैं, जल्दी से यारम की बाहों से अपना हाथ खींचे और शर्माते हुए खिदर का हाथ थामा, जो अभी तक लैला को देखने की कोशिश में लगा था, बाहर निकल गई। वापस आने के बाद भी न जाने कितनी देर यारम की आवाज में खोई रही। हाय मैं सदके, मेरे यारम तो सिंगर है, वो खोए हुए अंदाज में बोली तो खिदर और शारफ ने उसे देखा, जो अपनी बातों में मसरूफ थे। और लड़की, तुम तो अपनी मियाँ की आवाज से बाहर नहीं निकल रही हो, वो मुखालिफ पार्टी है। शारफ ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। हाँ, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन यारम की आवाज, अल्लाह किसी की नजर न लगे। वो फिर से बोली, तुम ऐसा करो, उसकी पार्टी में चली जाओ, गद्दार कहीं की। शारिफ अब जल कर बोला तो रूह ने उसे घूर कर देखा। घूरो मत मुझे, जिस तरह से तुम उसकी आवाज पर मरी जा रही हो ना रूह, मैं यही कह सकता हूँ। उन्होंने उन्होंने हमसे बेहतर गाना गाया, कल न जाने क्या करेंगे। रूह, हम लड़के वाले हैं, लड़के वाले हमेशा लड़की वाले से बेहतर और ज्यादा हल्ला गुल्ला करते हैं, शारिफ ने समझाया। हाँ शारिफ, लेकिन हमारी रूह ने बहुत अच्छा गाया, हमारी रूह ने भी अच्छा मुकाबला किया, मुखालिफ पार्टी का खिजर ने तारीफ की। एक मिनट, हम शादी कर रहे हैं, यह जंग, ये मुकाबला, मुखालिफ पार्टी, ये सब कुछ क्या है? रू ने परेशानी से कहा। जहाँ शादी की तकरीबात में मैदान जंग
बन चुका है। लड़की कभी किसी की शादी पे नहीं गई क्या? शाहरुख ने अपने माथे पर हाथ मारकर उसकी अक्ल पर मातम किया। यूँ रू ये एक किस्म का वार है। लड़के वाले कभी लड़की वालों को अपने से बेहतर नहीं होने देते हैं, वरना लड़के को हमेशा लड़की की गुलामी में ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ती है। शारिफ ने समझाया, लेकिन शारिफ भाई, खिदर भाई ने तो वैसे भी लैला का गुलाम बनकर ही रहना है। देखा नहीं था आपने कैसे देख रहे थे लैला की तरफ छुप कर? रूह ने खिदर की चोरी पकड़ी तो वो इधर उधर देखने लगा। मतलब हमारा सबसे मजबूत हथियार ही कमजोर है? शारिफ ने बेयकीनी से उसे शर्म दिलाती नजरों से देखा। यार वो इतनी प्यारी लग रही थी कि खिदर ने अपनी गलती कबूल की। तुम ठीक कह रही हो रूह, इसकी हरकतें ही गुलामों वाली हैं। शारिफ ने गुस्से से कहा। वही तो, इस मुकाबले के रिजल्ट ही फेल है। हम सब मिलकर शादी एंजॉय करते हैं, छोड़ो ये मुकाबला वगैरह। रूह ने कहा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रूह, हमें तो रस्में भी साथ ही करनी चाहिए। ये क्या बात है, वो इतनी दूर बैठी है और मैं यहाँ? खिदर ने उदासी से कहा। खिदर भाई, मुकाबला ना होने की सूरत में भी रस्म अलग अलग ही होंगी। रूह ने अपनी हंसी छुपाई, जिस पर खिदर का मुंह बन गया। तो भाई यार, मुझसे नाराजगी जाहिर कर रहा था। दिन में उसने कहा कि वो रूह रात में उसे मनाएगी तो वो राजी होगा, जबकि वो नाराजगी उसने किसी पर जाहिर ना होने दी। कमरे में शोनू को लेकर जाते हुए इसे अचानक ही यारम का ख्याल आ गया। कल शोनू की वजह से यारम मुझसे नाराज हुआ था। उसने शोनू को मासूमा के पास छोड़ा, जिसने खुशी खुशी शोनू को रख लिया। अब इसका कमरे में जाने का इरादा था। पता नहीं वो इससे नाराज था या नहीं, लेकिन फिलहाल रूह इसी के पास जाना चाहती थी। वो कमरे में आई तो कमरे की लाइट ऑफ थी। यारम सो गए क्या? वो कहते हुए आगे आई। यारम सो गए क्या? वो कहते हुए बेड के करीब आकर पूछने लगी, जब किसी ने अचानक से उसे अपनी बाहों में लिया। उसे अभी तो मेरी प्यारी सी बीवी ने मुझे मनाया तक नहीं। यारम ने झुककर उसके गाल को चूमा। और डार्लिंग कैसे बनाओगी मुझे? वैसे हाँ, इसे बाहों में उठाता बेड पर ले आया। रूह ने उसके गले में बाहर बाहें डाली। आप बताएं कैसे नाराज है? आप बताएं कितने नाराज हैं, इसी हिसाब से बनाऊंगी। रूह उसी के अंदाज में बोली। बहुत 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 ज्यादा। यारम उसकी छोटी सी नाक को छू कर बोला। बहुत 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 ज्यादा नाराज, मतलब आसानी से नहीं मानने वाले। रूह ने डरने की एक्टिंग की। बिल्कुल नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मेरी छोटी सी जान को। यारम ने मुस्कुरा कर कहा। फिर तो नहीं मना पाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी इतना ज्यादा रूठे हुए इंसान को नहीं मनाया। यारम ने झटके देकर उसको अपने ऊपर किया। ट्राई तो करो, मैं जल्दी मान जाऊंगा। यारम ने ऑफर दी। आंखें बंद करें, रू ने कहा। किस करोगी? यारम ने मुस्कुराकर पूछा। उफ गंदे, बंद तो करें पहले। रू ने घूर कर कहा। बेबी, इस अंधेरे में तुम्हारी गोरियां महसूस कर सकता हूँ, लेकिन कौन सा किस करते हुए तुम मुझे नजर आओगी? यारम शरारती अंदाज में बोला, लेकिन कमरे में इतना अंधेरा भी नहीं था कि यारम को नजर ना आए। बाहर लगी लाइट की वजह से अंदर कभी लाइट ऑन तो कभी ऑफ हो रही थी, लेकिन फिर भी तुम कहती हो तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। यारम का इरादा आज पक्का उससे किस लेने का था, तभी तो उसने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। रूह ने आस्तिकी से अपना आप उसकी बाहों से छुड़ाया और उसके दिल के मकाम पर लब रख दिए। फिर वही अपना कान रख कर लेट गई। आपको पता है मुझे ये जगह बहुत पसंद है, और ये आवाज़। यारम, आपको पता है मुझे लगता है आप हर धड़कन के साथ मेरा नाम पुकार रहे हैं। ऐसा लगता है आप अपनी हर सांस के साथ मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं आपसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन मैं गलत थी यारम। मैं तो आपके बगैर रह ही नहीं सकती। इसीलिए सारिम के हाथों तलाक के कागजात मंगवाए थे तुमने? यारम ने इसकी बात काटते हुए कहा। नहीं यारम, वो पेपर्स मैंने नहीं मंगवाए थे, सारम भाई खुद लेके आए थे। कल वो मेहंदी पर आएंगे ना, आप खुद उनसे पूछ लीजिएगा। वो कागजात सारिम भाई खुद लाए थे, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं। रू ने कहा तो यारम को एक अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रू को इतनी बड़ी सजा दी, वो सजा जिसमें इसकी कोई गलती भी नहीं थी। लेकिन इस वक्त वो रू का मूड खराब नहीं करना चाहता था। वो तो ठीक है बेबी, लेकिन मैं किस फिर भी लूंगा। यारम ने मासूमियत से कहा था। उसके सीने पर सर रख के वो बेख्तियार मुस्कुराई। और अगर मैं ना दूं तो? अब तो नखरे दिखाना बनता था, मुझे लेना आता है। बेहतर है तुम खुद ही दे दो। ये शर्म हया एक तरफ रखो और मुझे किस करो, वरना फिर बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। बाद में? मैं एक किस्त पर तो हरगिज नहीं टलने वाला। अब क्या एक किस्त पर टल जाएंगे? उन्होंने बड़ी मासूमियत से पूछा। नहीं, लेकिन अगर तुम खुद एक किस्त कर दोगी तो तुम्हें ज्यादा देर पछताना ना पड़ेगा। यारम, रू ने कुछ कहना चाहा। तुम टाइम वेस्ट कर रही हो लड़की। किस में? यारम ने उसे अपने करीब खींचा और रू की कमर पर हाथ डाला। रू ने फिर से कुछ कहने की कोशिश की। रू, आई एम वेटिंग, यारम ने कहा। यारम, आपको पता है मुझे सब कुछ पता है। रू, अब किस में? यारम ने इसकी बात काटी। ओके बेबी, मैंने आंखें बंद कर ली। यारम ने बात खत्म करते हुए कहा। यारम की आंखें बंद थी। रूह ने आखिर हार मानकर यारम के होंठों
पर अपने लब रखे और उसके सीने में चेहरा छुपा गई। कमरे में यारम का कहका गूंजा। आज तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है? यारम ने उसके सर के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। तो रू ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। हाँ, कहाँ है तुम्हारा बेबी, तुम्हारा पाला सोनू? यारम ने उसकी नकल उतारी। वो मासूमा के पास है, वो इससे मासूमा की आदत हो गई है, बहुत पसंद करता है। वो भी इसे मेरी तरह बहुत प्यार करती है। रू ने सर वापस उसके सीने पर रखा, जबकि उसकी बातें फिर से शुरू हो चुकी थी। इतने दिनों से यारम ने उसकी ये बातें नहीं सुनी थी। कितना मिस करता था वो अपनी पुरानी रू को। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो रहा था। यारम बहुत खुश था। मासूमा किचन में पानी लेने आई। इत्तेफाक से शारिब भी इसी वक्त पर से पानी लेने आ गया। तो मेरे पीछे आए हो? मासूमा ने अपने पीछे से देखकर पूछा। और उसके साथ दोस्त की तरह रहना चाहती थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो इसके साथ इतना रूड हो जाती। इस वक्त भी वो इससे बहुत रूडली बात कर रही थी, जो कि शाहरुख को बहुत तपा गई थी। हूर हो तुम या आसमान से उतरी कोई परी हो, जिसके पीछे आधी रात को मैं किचन में आऊंगा? मासूमा का लहजा उसे बिल्कुल पसंद ना आया था, इसलिए उसकी तरह तल्ख लहजे में बोला। तुम्हें पता है मासूमा, तुम्हारा मसला क्या है? तुम अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। तुम अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ बैठी थी, लेकिन बाद में तुम्हें पता चला कि तुम नहीं हो। तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे प्यार में मरा जा रहा हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब कुछ हमारा प्लान था। तुम सारिम को पसंद करने लगी, लेकिन वो तुम्हें धोखा दे रहा था। और तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तुम्हें लगता है कि मैं तन्हाई में तुम्हारा मजाक उड़ाता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मासूमा। मैं तो अपनी हार को कबूल नहीं कर पाया। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से कायल कर लूँगा। मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो शायद तुम भी मुझे चाहने लगो। तुम उस दिन से मुझसे नाराज़ हो, उस दिन के बाद तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही। और अगर कभी तुमने मुझसे बात की है तो इतनी रूडली। तुम मेरे जज़्बात के साथ खेलने की कोशिश कर रही थी। मैं नहीं, सारिम तुम्हें धोखा दे रहा था और मुझे अपना निशाना बना रहा था। मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। तुमसे रूड मुझे होना चाहिए, नाराज़ मुझे होना चाहिए, नखरे मुझे दिखाने चाहिए। लेकिन न जाने तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? ये सच है मासूमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझे पहले दिन से अच्छी लगती हो। मैं तुम्हारे सामने हमेशा से अपने जज़्बात का इज़हार कर रहा हूँ। लेकिन तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो? तुम एक बार तो खुद को मेरी जगह रख कर सोचो। अगर मेरी जगह तुम होती और मैं तुम्हारे जज़्बात के साथ ऐसे भी खेलता तो क्या करती तुम? कभी ज़िंदगी में मुझसे मुँह लगना पसंद करती क्या? फिर भी इस तरह से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रही होती? नहीं, तुम तो अपनी ही गलती पर मुझसे नाराज़ हो गई हो। तुम खुद गलती करके सज़ा मुझे दे सकती हो, लेकिन मैं फिर भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी अपना फ़ैसला सुना दो, ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूँ। शाहरुख न जाने कब का जा चुका था, जबकि मासूमा कितनी देर सोचती रही। क्या वो सच में अपनी गलतियों की सज़ा उसे दे रही थी? क्या जो कुछ हुआ इसमें गलती सिर्फ़ इसकी अपनी थी? अभी लैला को लाकर स्टेज पर बिठाया गया था। मेहंदी की रस्म बस शुरू होने वाली थी। सब बेफ़िक्र होके बैठे थे, जब अचानक सारम के आने से परेशान हो गए। उसे यहाँ किसने बुलाया? कोई भी आज के दिन अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता था, लेकिन सारिम को देखकर सबका मुँह बन गया। जितना बुरा तुमने किया है सारिम, इसके बाद तो शायद मैं कभी शक्ल भी ना देखना चाहता। लेकिन क्या है कि तुम हमारे जानने वालों में से हो। उसने दोस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था, इसीलिए तुम्हें शादी पे बुलाया। यारम ने मुरव्वतन वेलकम किया, जबकि मायरा और उर्वा को खिज़र ने खुद स्पेशली इनवाइट किया था। रस्म शुरू होने वाली थी, खिज़र को लैला के साथ बिठाया गया तो उसे घूरने लगी। घूरो मत, आज हमारी रस्म एक साथ होगी। वैसे भी ये शादी है, कोई मैदान जंग नहीं, जहाँ हम लड़ते-लड़ते शादी करेंगे। ऐसा मेरी गुड़िया का कहना है। अब आराम से बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे घूरने से भी हमारी रस्म साथ ही होगी। वो थोड़ा-सा मज़ीद इसके करीब खिसका। "किधर ज़रा पीछे होकर बैठ जाओ, मेरी गोद में बैठना है क्या?" लैला ने तबकर कहा। "मुझे एतराज़ नहीं है, अगर जगह कम पड़ गई तो वहीं बैठ जाऊँगा।" किधर ने आँख दबाकर कहा। "सारी शादी का मज़ा कराकर करकरा कर दिया। किरकिरा कर दिया तुमने," लैला ने भुना-कर कहा। वो जो खिज़र को की बेचैनी को एन्जॉय कर रही थी, खिज़र को छुप-छुप कर इनके कमरे तक आना, छुप-छुप कर इसे देखना, इससे बात करने के बहाने ढूँढना, लैला को बहुत मज़ा आ रहा था। और आज भी वो ये सब कुछ एन्जॉय करना चाहती थी, तो वो इसके साथ आकर बैठ गया। रस्म शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले उर्वा और सारिम ने इनको मेहंदी लगाई। "अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे।" और वह मुस्कुराते हुए लैला से मिली। "आपने लिए अपने जैसी ढूँढी है? अच्छा, क्या कम अज़ कम तुम तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहे?" सारिम ने खिज़र को मेहंदी लगाते हुए धीमी आवाज़ में कहा। लेकिन खिज़र जो अब मैं कुछ नहीं बोला। इस इस वक़्त वो अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता था। अब यारम और रूह की बारी थी। सबसे पहले
क्या लगाते हैं? यारम ने पूछा। ओहो यारम, आपको तो कुछ भी नहीं पता। ये तेल वाली प्याली उठाए और तेल खिदर भाई के सर पर लगाए। रूह ने तरीका बताया और यारम ने प्याला उठाया और इसके बाद जो हरकत यारम ने की वो लैला के साथ सबके कहके बुलंद कर गई। यारम ने पूरे का पूरा प्याला खिदर के सर पर अंडेल दिया। क्या हुआ, तुम लोग सब हंस क्यों रहे हो? मैंने ठीक किया ना? यारम मासूमियत से बोला। यारम के बच्चे, जरा सा तेल लगाने का कहा था, तूने तो मुझे तेल में नहला दिया। पक्का खिदर दूल्हा बनकर काला कलोटा लगेगा। बेटा तेरी ये शादी तो बर्बाद हो गई। शारिफ ने लुकमा दिया। अब मेहंदी लगानी है? यारम ने अनजान बनते पूछा। कुछ नहीं लगाना मेरे भाई, तूने जितना लगा दिया है बहुत है, तेरा आज का कोटा पूरा हो गया। खिजर ने उसके सामने हाथ बांधे, अब वो न जाने उसके साथ क्या करने वाला था। ओके फाइन, मैं तो सिर्फ रस्म अदा कर रहा था। यारम ने मासूमियत से कहा, लेकिन वो इतना मासूम था नहीं कि कोई उसकी बातों में आ जाता। वह हंसते हुए उनके करीब से उठ गया। मेरे प्यारे भाई को तेल से नहला दिया। रू टॉवल से उसका सर और मुंह साफ करने लगी। मेरी बारी, मेरी बारी, शारिफ ने शोर मचाया। हाँ, अब आपकी बारी, रू ने मुस्कुराकर कहा तो वो भागते हुए आगे आया और खिदर के साथ बैठ गया। मासूमा तुम भी बैठ जाओ, रस्म कर लो, बाद में अकेली रह जाओगी। यारम ने कहा तो शारिफ मुस्कुराया, जबकि इसी के इस तरह से मुस्कुराने पर न जाने क्यों मासूमा को शर्म ने आ घेरा। चलो मासूमा, यारम ने फिर से कहा। तो मासूमा छोटे छोटे कदम उठाती आकर दूसरी साइड बैठी और रस्म अदा करने लगी। मासूमा ने एक नज़र उठा के सामने खड़े सारिम की तरफ देखा, न जाने क्यों आज ये शख्स इसे बिल्कुल अच्छा न लगा था। आज उसके मुकाबले में शारिफ उसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि शारिफ दोगला इंसान नहीं था। वो जो दिल में रखता था वही जबान पर रखता था। वो उससे सच्ची मोहब्बत करता था, सारिम की तरफ से धोखा नहीं दे रहा था। सारिम के साथ खड़ी उर्वा एक मुकम्मल कपल थे। मासूमा को अपने आप पर गुस्सा आया, अगर ये सब कुछ सच होता तो क्या वो उर्वा का घर बर्बाद कर देती? उसने जल्दी से नजरें फेरकर शारिफ की तरफ देखा, जो उसी को देख रहा था। मासूमा ने सारी सोचें ذहन से झटक कर रस्म अदा की। फिर मुस्कुराकर शारिफ की तरफ देखा, जो उसकी नकल करके रस्म अदा कर रहा था। कॉपी कैट, वो बड़बड़ाकर उठी तो शारिफ भी उठ गया। रस्म अदा करके सारे मुरवा को लेकर चला गया, जबकि वो सब अब बैठकर बातें कर रहे थे। लैला का पर्दा खत्म हो चुका था, क्योंकि रस्में साथ हो रही थी जिस पर उनका मुंह बना हुआ था। लैला यार, मुंह ठीक करो ना, हम एक ही घर में रहकर छुप तो नहीं सकते। किधर उसे समझाने लगा। बिल्कुल नहीं, निकाह के वक्त देखना था हमने एक दूसरे को, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया। अब मुझसे बात मत करो। वो गुस्से से मुंह फेर गई। लैला, तुम्हें दुख इस बात का है रस्म से पहले खिजर ने तुम्हें देख लिया, या खिजर ने तुम्हें देख लिया? शारद ने शरारत से पूछा। मेरा मतलब है खिजर को अपने आगे पीछे लगे देखकर तुम काफी इंजॉय कर रही थी। ये तो तुम्हें देखने के लिए मरा जा रहा था। मुझे पता है, यही रीजन है तुम्हारा मूड ऑफ होने का। अभी तुम्हारा इरादा हमारे दूल्हे को मजीद तंग करने का था, जो फेल हो चुका है, जिसकी वजह से तुम्हारा मूड ऑफ है। शारद ने उसका राज खोला। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लैला ने बुक खिलाकर कहा। हाँ, जैसे हम तो कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मान लेते हैं, शारद ने शरारत से कहा। सब मिले हुए हो तुम, लगता है दुल्हन वाली मैं सिर्फ अकेली ही हूँ, तुम सब तो इसके साथ हो। सुबह मैं अकेली बैठी होंगी और तुम सब बारात लेके आओगे, देख लेना। लैला ने मुंह बसूर कर कहा। नहीं लैला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मासूमा झट उसके गले में बाहें डाल के बोली। और मैं भी देखना तुम हम इन लड़कों वालों के की कैसे बैंड बजाते हैं। यारम इसकी दूसरी तरफ आकर बैठा तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। सब लोग सोने के लिए जा चुके थे, जबकि रूह एक नज़र सारे इंतजाम पर डाल रही थी, क्योंकि कल निकाह था और वो नहीं चाहती थी कि कुछ भी गड़बड़ हो। जब उसने बाहर अकेले खड़े खिदर को देखा, ओ दूल्हे मियाँ सो जाए वरना सुबह रूप नहीं चढ़ेगा, वो शरारत से कहती उसके करीब आकर खड़ी हुई, जबकि खिदर को परेशान देखकर सीरियस हो गई। क्या हुआ खिदर भाई, आप परेशान लग रहे हैं? नहीं, बस अपनी फैमिली को याद कर रहा था, खिदर ने कहा। आपकी फैमिली? कहाँ है आपकी फैमिली? रू ने पूछा। तुम हो मेरी फैमिली, खिदर ने मुस्कुरा कर कहा। तो वो भी मुस्कुराई। मैं तो हूँ ही खिदर भाई, लेकिन मेरे अलावा और कौन कौन है ये बताएं, वो पूछने लगी। मेरी फैमिली में अब कोई नहीं है रू। मेरे माँ बाप तो मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गए। हम दो बहन भाई थे। मेरे चाचा ने मेरी बहन की शादी ऐसे शख्स से कर दी जो पहले से शादीशुदा था, और मुझे भी मेरी बहन के साथ भेज दिया था कि बाद में जायदाद में हमें कोई हिस्सा ना देना पड़े। वो आदमी दिन रात मेरी बहन को मारता पीटता। मैं इस वक्त बच्चा था, रू कुछ नहीं कर सकता था। इतना बेबस कि अपनी बहन को मार खाते देखकर सिर्फ रो सकता था। उम्र कम और वक्त पे इलाज ना होने की वजह से मेरी बहन के यहाँ बच्चा होते ही वो मर गई, और फिर मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं भाग कर यहाँ आ गया, खिदर ने कहा। तो फिर इस बच्चे का क्या हुआ भाई? वो पूछने लगी, जबकि उसके जवाब में खिदर कुछ भी नहीं बोल पाया। वो चाहकर भी उसे नहीं बता पाया था कि वो बच्चा रूह है और कोई नहीं।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यारम अचानक से उसके पीछे से बोला। मैं खिदर भाई से बातें कर रही थी। दूल्हे मियाँ तुम भी सो जाओ, बाकी बातें बाद में कर लेना। शायद वो इसकी आंखें पड़ चुका था, तभी उसके कंधे पर हाथ रखा, दिलासा देते अंदाज में बोला और रूह को अंदर ले गया। जबकि खिदर कितनी ही देर वहीं खड़ा रहा। इसे आज भी वो दिन याद था जब उसकी बहन बिस्तर पर सिसक सिसक के मर गई और उस शख्स के कान में जूं तक न रेंगी। वो क्यों इतना बेबस था कि उसे बचा नहीं पाया? वो शख्स उससे अपनी पहली बीवी के घर लेके गया था, जो उसी दिन रात मार पीटती थी, खाना न देती, नौकरों की तरह दिन रात काम करवाती और शाम के साए गहरे होते ही उसे घर से बाहर बैठा देती। वो सारी रात सर्दी में रोता तड़पता, बस एक ही बार रूह से मिलने की ख्वाहिश करता, लेकिन वो जालिम औरत उसे रूह के पास भी न भटकने देती। फिर उसने एक दिन सोचा, क्यों ना वो यहाँ से कहीं दूर चला जाए, पैसे कमाए और फिर रूह को अपने साथ लेकर एक अलग घर बनाए। लेकिन यहाँ आने के बाद उसने पैसे तो कमा लिए, लेकिन अपनी रूह के सामने नजर उठाकर जीने के काबिल न रहा। वो कैसे उसे कहता था कि वो एक कातिल है। हाँ, वो रूह को कभी ये बात नहीं बता सकता था कि उसका मामू एक कातिल है। बेशक उसने कभी किसी मासूम की जान नहीं ली थी, किसी बेगुनाह को अपना निशाना ना बनाया था, लेकिन कानून की नज़र में वो एक कातिल था और रूह की नज़रों में खुद को कातिल नहीं देख सकता था। यारम ने शादी के तोहफे में खिजर बहुत खूबसूरत फ्लैट दिया था, जिसमें शादी के बाद लैला और खिजर रहने वाले थे। खिजर की बारात वहीं से चली थी, जबकि लैला को यारम के घर से रुखसत करने वाले थे। बारात के आते ही मासूमा ने एक अच्छी बहन होने का फर्ज निभाते हुए इन्हें वेलकम किया। सारिम और उर्वा इनकी छोटी सी बारात में शामिल थे। रुकें खिजर भाई, आप इस तरह से अंदर नहीं आ सकते, अभी तो हमने दूध पिलाई की रस्म करनी है। मासूमा को इसे ऐसे अंदाज अंदर ले जाते देखकर रूह मैदान में कूदी। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई, दूध पिलाई की रस्म भी तो होनी है। मासूमा ने सर पे हाथ मारते हुए किचन की तरफ दौड़ लगाई और फौरन दूध लाकर उनके सामने रख दिया। इधर भाई, रस्म कुछ यूं है कि आप पहले आपको अपनी जेब हल्की करते हुए थाली में पैसे रखने होंगे, फिर ये दूध का गिलास आपका। आपको रूह ने रस्म बताई। रूह तो हमारी साइड हो, शारिस ने याद दिलाया, जैसे रूह इग्नोर कर गई। मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लगी रूह, मुझे ये दूध नहीं चाहिए। इधर ने हरी झंडी दिखाई। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए, दूध तो आपको पीना पड़ेगा। रूह ने फौरन गिलास उठाकर उसके लबों से लगाया, जिसकी वजह से बाद खिदर को जेब हल्की करनी पड़ी। खिदर को लाकर हॉल में भी अभी बिठाया गया, जहां मौलवी और गवाह बैठे थे। इनके आने के फौरन बाद ही निकाह शुरू हो गया। लैला को पर्दे के पीछे रखा गया था, जिसकी वजह से वो इसे देख नहीं पाया। पर्दे के पीछे से भी वो अंदाजा लगा सकता था कि वो ब्राइडल ड्रेस में नहीं है। उसने बहुत हल्के काम वाला ड्रेस पहना था, जो बहुत मिन्नतें करने के बाद रूह उसके लिए लाई थी, क्योंकि शादी वाले लहंगे में तो इससे चला भी नहीं जा रहा था। जिसको मद्देनजर रखते हुए आखिर रूह उसके लिए एक सिंपल ड्रेस लाने के लिए राजी होगी, लेकिन वो इतना भी सिंपल ना था, लेकिन वो इतना भी हैवी नहीं था कि लैला पहन ना सके। निकाह की रस्म बहुत सादगी से की गई और फिर इस रस्म के बाद लैला को बाहर स्टेज पर बिठाया गया और यहाँ पर खिजर जानता था कि उसकी जेब में कुछ नहीं बचेगा। दूल्हा होना भी एक तरह का अजाब है। उसने लैला के एक तरफ रूह और दूसरी तरफ मासूमों को बैठे देख कर कहा, और अब आप पर भी यह अजाब नाजल हो चुका है, चलिए अपनी जेब खाली करें, वरना आपको हम यहाँ नहीं बैठने देंगे। मासूमा ने कहा, हम एक पैसा नहीं देंगे, फौरन उठो वहां से। यारम अब खिदर की टीम में आकर बोला, अरे ये क्या बात हुई, ऐसे नहीं होता, ये रस्म है, चले फौरन इसे निकाले पैसे, वरना हम आपको अपनी दुल्हन नहीं देंगे। रूह ने कहा, तुम अपनी दुल्हन रखो अपने पास, हमें नहीं चाहिए। यारम मुकम्मल लड़ाई के मूड में बोला, जिस पर खिदर परेशान हो गया। उसका बस चले तो बारात ही वापस ले जाए। तुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी दुल्हन चाहिए। ये लोग। खिदर ने फौरन जेब से एक गड्डी नोटों की निकाल के उनकी तरफ बढ़ाई, जो इन दोनों ने खुशी खुशी थाम ली। रूह खाने पीने का इंतजाम करने लगी। जब सारे मुड़कर उसके पीछे गया, यारम ने इस तरह से जाते हुए देख लिया था। वो जा रहा था जब अचानक किसी ने उसे जोरदार धक्का मारकर पीछे की तरफ घसीटा। तुम सीधी तरह से क्यों नहीं मानते, तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती? सारा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम्हारी वजह से इन हाथों से मैंने अपनी रूह को तकलीफ दी, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे इन तलाक के कागजात की वजह से जो तुम लेके आए थे, जिसकी सजा मैंने उसे दी। मैं इससे इस हद तक शर्मिंदा हूं कि माफी तक नहीं मांग पाया उससे। क्यों नहीं छोड़ देते हमारा पीछा? हाँ, वो इसे लगातार मारते हुए बोल रहा था। यारम, मैं रूह से पूछने जा रहा था कि सारम अभी बोल ही रहा था कि यारम ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर झाड़ा। अपनी जबान से मेरी बीवी का नाम नहीं लेना। दोस्त बनकर आए हो इस शादी में, दोस्त बनकर रहो। यारम का आदमी की दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी सारिम। वो इसे एक झटके से खुद से दूर फेंक कर बोला और बिना उसकी तरफ देखे रूह के पास किचन में चला गया।
सारी रस्में अदा हो चुकी थीं जब शारिफ ने कपल डांस का शोशा छोड़ा और खिजर और लैला को मैदान में ले आया। लैला ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा, जिस पर वो भी मुस्कुराया। आप लोग क्या सिर्फ ये सब देखने आए हैं? उठें, आप डांस करें। उसने उर्वा को उठाया और साथ में सारम को इशारा किया। सारे मुस्कुराते हुए उठा और उर्वा का हाथ थाम लिया। उर्वा का आखिरी महीना चल रहा था, अब कभी भी इनके घर में नन्ना मेहमान आने वाला था। सारिम, जी आपके गाल पे क्या हुआ? वो उसका जख्म देखकर पूछने लगी। सारिम ने एक नजर जारम की तरफ देखा जिसने उसे ये गिफ्ट दिया था। कुछ नहीं, वो गिर गया था। सारिम ने झूठ बोलते हुए उसका हाथ अपने कंधे पर रखा। फिर शारिफ रू और यारम को भी मैदान में ले गया था। अब उसका इरादा खुद मासूमा की तरफ जाकर उसे डांस के लिए ऑफर करने का था। मासूमा से अपनी तरफ आता देखकर मुस्कुराई, लेकिन इससे पहले ही मायरा उसके पास आई और बोली कि मुझे शारिफ भैया के साथ डांस करना है। शारिफ ने मुस्कुरा कर एक नजर उसे देखा और फिर मायरा का हाथ थामकर उसे गोल गोल घुमाने लगा, जबकि मासूमा सोनू को उठाए धीरे धीरे डांस करने लगी। रू, मुझे लगता है हमें ना बाद में अकेले डांस करना चाहिए। फिलहाल मैं मायरा के साथ डांस करना चाहता हूँ और मेरे ख्याल में तुम्हारा सोनू तुम्हारे साथ डांस करना चाहता है। उसने रू का ध्यान शारिफ और मासूमा की तरफ दिलवाया। वाह यारम, आप तो बहुत स्मार्ट हो गए हैं। यारम ने कल ही उसे बताया था कि शारिफ और मासूमा एक दूसरे में इंटरेस्टेड है, लेकिन अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पा रहे। वो उसे दांत देती, वो सोनू की तरफ आई और मासूमा से उसे ले लिया, जबकि यारम मायरा का हाथ थामकर शारिफ को उसकी तरफ जाने का इशारा कर चुका था। जिसे समझते शारिफ फौरन मासूमा की तरफ गया और उसे डांस की ऑफर की, जिसे मासूमा ने कबूल कर लिया। तो फिर क्या सोचा तुमने मेरी इस बात के बारे में? शारिफ ने पूछा। मासूमा जानती थी कि वो कल रात वाली किचन में हुई बात के बारे में बात कर रहा है। मासूमा ने आहिस्तगी से अपना सर उसके कंधे पर रखा। मुझे मंजूर है शारिफ, लेकिन मेरे बाबा का बदला पूरा होने के बाद हम शादी करेंगे। मासूमा आहिस्तगी से बोली। मैं तुमसे वादा करता हूँ मासूमा, मैं तुम्हारे बाबा की मौत का बदला जरूर लूंगा। वो तीनों परफेक्ट कपल लग रहे थे। रूह को बहुत खुशी हो रही थी जब उसने यारम की तरफ देखते हुए उसे आंख मारी, जबकि यारम उसकी इस अदा पर मुस्कुराए भी न रह सका। रुकें खिजर भाई, हम आपको ऐसे कमरे में नहीं जाने देंगे, पहले हमारा नेक निकालें। रूह ने दरवाजे पर ही इसे रोक लिया। मतलब अब यहाँ भी पैसे देने होंगे? भूखी यहाँ भी मांगने आ पहुंची। लैला को रुखसत करके खिदर के नए फ्लैट में लाया गया था और यहाँ भी इसके साथ सब लोग आ गए। हाँ, तो आपको क्या लगा हम ऐसे ही आपको छोड़ देंगे? बताएं, अंदर जाने की मर्जी है या नहीं? रू ने पूछा। तुम दोनों सुबह से मुझे काफी हद तक लूट चुकी हो, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम दोनों को देने के लिए। यकीन ना आए तो मुझे चेक कर सकती हो, और अगर यकीन आ गया हो तो मेरी जान छोड़ दो। खिदर ने बेबसी से मिन्नत की थी। बिल्कुल भी नहीं, आपने सोचा भी कैसे कि हम आपकी जान छोड़ देंगे? इस बार तो हम कुछ ज्यादा लेंगे। मासूमा ने ज्यादा कहते हुए रूह की तरफ इशारा किया। ज्यादा नहीं मासूमा, बहुत ज्यादा। आखिर हमने इतनी खूबसूरत लड़की दी है, हक बनता है। रूह ने कहा। देखा कैसे पार्टी बदली है तुम्हारी बहन ने? यारम ने कहा। जुल्म की तो इंतहा ही हो गई। शारिफ ने आप भरते हुए यारम के सामने हाथ फैलाया तो यारम ने सवालिया अंदाज में उसे देखा। मेरे भाई, अब उसके पास कुछ नहीं है, हमें ही इसे अंदर भेजने के लिए अपनी जेबों की कुर्बानी देनी होगी, शारिफ ने कहा। तो यारम ने अपनी जेब से जो भी हाथ आया इनके हाथ में पकड़ा दिया। फिर शारिफ ने भी यही अमल दोहराया और पैसे उसके हवाले कर दिए, जिसके बाद दोनों ने खुशी खुशी उसका रास्ता छोड़कर उसे अंदर भेज दिया। लैला बहुत खूबसूरत लग रही थी। खिजर का दिल चाहा क्या आज उसी की तारीफ में जमीन आसमान एक कर दे। वो उसके करीब आकर बैठा। लैला जरा सी पीछे हटी। तुम शर्मा रही हो मुझसे? खिजर ने मुस्कुराकर पूछा। दिमाग खराब हो गया? मैं क्यों शर्माने लगी तुमसे? लैला अपनी शर्म छुपाकर उसे डांटते हुए बोली। अच्छा, मुझे लगा शायद आज ही कुछ शर्म कर लो, खिजर शरारत से बोला। तो लैला ने उसे घूर कर देखा। खिजर कहका लगाकर हंसते हुए इसकी गोद में अपना सर रख गया। बहुत खूबसूरत लग रही हो, मुझे पता है तुम शर्माने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं हो। खिजर ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने सीने पर रखा। थैंक यू, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? लैला ने उसकी तारीफ का शुक्रिया अदा करते हुए उसकी परेशानी की वजह जाननी चाहिए। कितना अच्छा होता ना लैला, आज रूह मुझे भाई की जगह मामू बनाकर इस कमरे में भेजती। कितना अच्छा होता ना वो मेरे निकाह में मेरी बहन की जगह मेरी भांजी बनकर शरीक होती। फिजा ने कहा। तुम मुझसे बता देते कि तुम उसके भाई नहीं उसके मामू हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे ये बात छुपा क्यों रहे हो। लैला ने पूछा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नफरत करे। जानती है लैला, जब उसे पता चलेगा कि मैं उसका मामू हूँ और मैं ये काम करता हूँ, तो जानती है उसे कितना बुरा लगेगा। वो मुझसे नफरत करने लगेगी
और मैं उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता। तुम उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकते और यारम को इस पर सख्ती करने की मशवरे दे सकते हो। लैला ने तंज किया। अंदाजा भी है तुम्हें खिदर, तुमने यारम को इस पर कितनी सख्ती करने पर मजबूर किया। यारम ने जो कुछ भी किया तुम्हारे कहने पर किया था। भूलो मत, वो तुम्हारी भांजी है। तुम अपनी भांजी पर इतना जुल्म कैसे होते देख सकते हो? तुम्हें क्या लगता है लैला, क्या उसकी तकलीफ देखकर मैं एंजॉय करता हूँ? मुझे मजा आता है अपनी रूह को तकलीफ में देखकर, उसे दर्द देकर मुझे खुशी मिलती है। नहीं लैला, उसे तकलीफ में देखकर मुझे खुद तकलीफ होती है। उसका दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन शायद तुमने यारम का दर्द नहीं देखा। इन 4 माह में यारम किस हद तक बदल चुका है तुमने शायद कभी नोट नहीं किया। लैला, मैंने नोट किया है। यारम इस हद तक बदल चुका है कि उसे याद भी नहीं रहा कि वो क्या है। लैला, वो भूल चुका है कि वो एक दरिंदा है। वो भूल चुका है वो भूल चुका था कि वो लोगों की जान लेता है। वो भूल चुका था कि वो डेविल है। वो अपनी पहचान खो बैठा था। मैंने इसे उसकी पहचान वापस दी है। वो रूह के लिए बदल रहा था। रूह उसके अंदर तक बस चुकी है लैला। अगर रूह उसकी जिंदगी में ना रहती तो यारम भी ना रहता। यारम रूह के लिए मर सकता है। अगर वो इसे ये सब कुछ छोड़ने पर मजबूर करे तो वो ये सब कुछ छोड़ देगा। और अगर उसने ये सब कुछ छोड़ दिया तो जो अहद हमने बचपन में किया था, उस अहद का क्या होगा? वो फैसला कि हम किसी औरत पर जुल्म नहीं होने देंगे, किसी औरत की आबरू को लुटने नहीं देंगे, किसी को सरे बाजार बिकने नहीं देंगे। मैं मानता हूँ हम हर एक औरत को बचा नहीं सकते, लेकिन अगर यारम यहाँ से हट गया, अगर इसने ये काम छोड़ दिया, मैं, तुम और शारिफ, हम कुछ भी नहीं लैला। यारम है तो हम हैं, और मैं सिर्फ अपनी भांजी के लिए इन 1000 माओ बहनों की इज्जत लुटते हुए नहीं देख सकता। लेकिन मैंने ये भी महसूस कर लिया था कि यारम रूह के बगैर नहीं रह सकता। इसीलिए मैंने यारम को रूह पर सख्ती करने के लिए कहा था कि जबरदस्ती ही सही वो इसके साथ रहे, क्योंकि अगर रूह से छोड़ जाती ना तो यारम मर जाता और हम एक मुर्दा इंसान के साथ अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर सकते। तुम्हें पता है जिस तरह से कानून की दुनिया में मिशन होते हैं, इसी तरह हमारी दुनिया में भी मिशन है। ये बात अलग है कि हम कानून को तोड़कर अपना मिशन पूरा करते हैं। मैंने यारम को रूह पर सख्ती करने के लिए कहा था कि ना तो यारम ये काम छोड़े और ना ही रूह उसे छोड़कर जाए। और वैसे भी वो रूह के सामने अपनी झूठी पहचान बना रहा था। वो रूह से हर बात में झूठ बोल रहा था। वो रूह की नज़रों में एक बहुत अच्छा इंसान बन के रहना चाहता था। जानती है लैला, रूह को ये सब कुछ कबूल करने में इतना वक्त क्यों लगा? क्योंकि यारम ने उसके सामने एक झूठी पहचान बनाई थी। यारम ने अपने आप को गलत तरीके से उसके सामने पेश किया था। अगर पहले दिन ही यारम उसे बता देता कि वो क्या है और उसके सामने अपनी सच्ची पहचान बनाता, तो रूह में कभी इतनी हिम्मत ही ना होती कि उसे छोड़ने की बात करे। लेकिन डर से इंसान और ज्यादा बेबस हो जाता है। अब रूह भी यारम को बहुत चाहती है, इससे बहुत मोहब्बत करती है, और इसे यकीन है यारम कभी उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। अब सिर्फ यारम ही नहीं बल्कि रूह भी इसके बगैर नहीं रह सकती, और मैं दुआ करता हूँ कि वो दोनों हमेशा साथ रहें। रूह मेरी बच्ची है लैला, इससे ज्यादा मोहब्बत मैं किसी से नहीं करता। जो जुल्म मेरी बहन के साथ हुआ वो मैं किसी और की बहन के साथ नहीं होने देख सकता। तुम कभी सोच भी नहीं सकती, मेरे चाचू ने मेरी बहन को 20,000 में बेच दिया, और इस 20,000 की कीमत मेरी बहन ने दिन रात मार खा के चुकाई है। खिजर ने अपनी आंखों में आया आंसू बेदर्दी से साफ किया। हम जिस दिन पाकिस्तान से भागकर यहाँ आए थे ना लैला, उस दिन हमने कसम खाई थी हम अपने सामने आई हर मजबूर औरत को इंसाफ दिलाएंगे, और हम अपने इस वादे पर आज भी कायम हैं। मैं भटकूंगा नहीं, और यारम को मैं भटकने दूंगा नहीं। हम मरते दम तक अपना अहद निभाना है। खिजर ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए लैला को शर्मिंदा कर दिया। लेकिन खिजर, तुम्हें कब पता चला कि रूह तुम्हारी भांजी है? जब यारम और रूह हनीमून पर गए थे, और यारम अपना फोन मुझे देकर गया था। एक दिन फातिमा बीबी का फोन आया था, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं इनसे बातें करने लगा। बातों बातों में मुझे रूह के बारे में बताने लगी। अपनी बातों में उन्होंने ताजीम बाजी का नाम लिया। रूह के नाम पर तो मुझे पहले ही शक था, क्योंकि रूह का नाम मैंने खुद रखा था, रूह नूर। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो अपनी सौतेली माँ और 3 सौतेली बहनों के साथ रहती थी। उसके बाद मैंने इनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली तो सारी सच्चाई अपने आप मेरे सामने आ गई। मैं रूह का बेचैनी से इंतजार करने लगा कि कब वो यहाँ आएगी और मैं उसे बताऊंगा कि मैं उसका मामू हूँ। फिर वो इंतजार डर में बदलने लगा। यारम ने फोन पर मुझे बताया कि उसने वहां 2 लोगों की जबान काट दी है, जिसके बाद रूह के रिएक्शन ने यारम को डरा दिया। वो सच्चाई जान जान के
जाने बगैर मेरे साथ तो है लैला। अगर उसे सच पता चल गया तो यकीन मानो वो कभी मेरा चेहरा तक देखना नहीं चाहेगी, क्योंकि यारम की सच्चाई पता चलने के बाद उसने किस तरह से रिएक्ट किया है सब जानते हैं। मैं उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता लैला। इधर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लैला ने उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा। वैसे तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। खिदर ने मौजू बदला। मैं तुमसे शर्माऊंगी? इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे, लैला इतरा कर बोली। और अगर मैं तुम्हें शर्माने पर मजबूर कर दूं तो? खिदर ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने ऊपर गिराया। बात की बाद में देखी जाएगी, लैला ने एक अदा से कहा। और अगर मैं अभी दिखाना चाहूं तो? हैदर शरारत से कहते उसके चेहरे पर झुका। लैला ने हंसते हुए उसकी पनाह में अपनी जगह बनाई। उन्हें फ्लैट में छोड़कर वो चारों वापस अपने अपने घर आ गए थे। वो गाड़ी रोककर कमरे में आया तो रू अपना ड्रेस चेंज कर चुकी थी। अरे ये क्या, तुमने चेंज कर लिया? यारम ने मुंह बनाया। हाँ तो इन्हीं कपड़ों में सो जाती, नहीं मेरा इंतजार ही कर लेती। मैं आता, तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ करता, और वैसे भी अभी तक तो मैंने तुम्हारे साथ डांस भी नहीं किया। यारम ने इसका हाथ खींचकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। रू ने अपना आप छुड़ाते हुए नखरे दिखाए। और मैं तुम्हें सोने दूंगा, जॉक ऑफ द डे, यारम ने कहते हुए उसे अपनी बाहों में भरा। रू ने शर्माते हुए उसके कंधे पर अपना सर रख लिया। तुम्हें पता है रू, तुम क्या हो? वो उसका एक हाथ अपने कंधे पर रखकर उसकी कमर में हाथ डाले पूछने लगा। क्या? उसने पूछा। एंजल, एक फरिश्ता, जैसे जिसे शैतान के लिए बनाया गया। यारम बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोल रहा था। तुम्हें पता है रू, तुम्हें मेरे लिए भेजा गया है, और मैं क्या हूँ? डेविल, एक शैतान, लोगों की जान लेने वाला हैवान, जिसे कभी किसी पर तरस नहीं आता। लेकिन तुमने उसे मोहब्बत करना सिखाया है। मुझे कभी छोड़ के मत जाना रू, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। आज मुझसे कभी झूठ मत बोलिएगा यारम। छोटा बड़ा जैसा भी है, सच हमेशा, सच में सब कुछ सह लूंगी, सब कुछ कबूल कर लूंगी, लेकिन अब मजीद झूठ में बर्दाश्त नहीं करूंगी। वादा करें अब कभी भी कोई भी सच्चाई मुझसे नहीं छुपाएंगे। उसने अपना हाथ उसके सामने करते हुए कहा। यारम ने फौरन उसका हाथ थाम कर चूम लिया। कभी नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, हमेशा सच बोलूंगा। वो उसे अपने सीने से लगाकर बोला, ये जाने बगैर कि एक बहुत बड़ा सच उसने अब तक रूह से छुपाया है, एक बहुत बड़ा झूठ बोला है, जिसके सामने सारे सच बेमौल हैं। किधर की आंख खुली तो लैला आईने के सामने खड़ी अपने खूबसूरत लंबे बाल संवार रही थी। वो मुस्कुराकर उसे देखने लगा और न जाने कितनी ही देर उसे देखता रहा। जब लैला का ध्यान उसकी तरफ गया। किधर, अच्छा हुआ तुम जाग गए। ये ड्रेसेस देखो कौन से पहनूं? उसे जागता पाकर वो फौरन ही अपने मतलब के काम पर आ गई। पहले खिदर ने मुस्कुराकर उसे देखा, लेकिन जैसे ही ध्यान उसकी ड्रेस पर गया, दिल चाहा दोनों ड्रेसेस उसके हाथ से छीनकर आग लगा दे। लैला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ऐसी ड्रेस पहनोगी? वो चाहने के बावजूद अपना गुस्सा कंट्रोल न कर सका। हाँ, क्या खराबी है ड्रेस में? इसके गुस्से की वजह लैला समझ नहीं पाई थी। सही किया, इस ड्रेस में जो तुम मुझसे पूछ रही हो, पीछे से सारा फटा हुआ है, आगे से सारा फटा हुआ है। खिदर सर से धमाके निकलने लगे उसको देखकर। खिज़र, ये फटा हुआ नहीं है, ये मेरा डिजाइनर ड्रेस है। लैला ने गुस्से से उसके हाथ से अपना ड्रेस छीना। लैला, डिजाइनर? इस डिजाइनर ड्रेस कौन कहता है? हालत देखो इसकी। उसके सामने ड्रेस को उलट पुलट करके दिखाने की कोशिश करने लगा। ये मैंने स्पेशल शादी के बाद में पहनने के लिए बनवाया था। और तुम? लैला ने रूठने वाले अंदाज में कहा। हाँ, क्योंकि ये इंतहाई बेहुदा और बकवास ड्रेस है। खिज़र अब भी बाज ना आया। क्या खराबी है इसमें, जरा बताना पसंद करोगे मुझे? अब लैला को उसकी बातों पर गुस्सा आने लगा। इसमें अच्छा क्या है? लैला, क्या ये ड्रेस पहनने के लायक है? ऐसे कपड़े पहनने का क्या फायदा जिसमें तुम्हारा जिस्म छुपने से ज्यादा नुमाया हो? किजर ने उसे वजह समझाना चाहिए। किजर, मैं शादी से पहले भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी, तब तो तुमने कभी एतराज नहीं किया, क्योंकि तब मैं तुम्हें रोकने का, तुम्हें मना करने का हक नहीं रखता था। लेकिन अब रखता हूँ, और मैं अपनी बीवी को पूरी दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनने दूंगा। किजर ने उसके हाथों से ड्रेस छीनी और विंडोज से बाहर फेंक दी। तुमने मेरा इतना महंगा ड्रेस उठाकर बाहर फेंक दिया। लैला गुस्से से उसे देखने लगी। मैं तुम्हें इससे ज्यादा खूबसूरत और महंगा ड्रेस लेकर दूंगा, और इससे लायक होगा कि पहना जा सके। खिजर ने मुस्कुराते हुए कहा। अब उसका इरादा उसे मनाने का था। खबरदार खिजर, बात मत करो मुझसे। उसे मुस्कुराते देखकर और बरहम हुई। अच्छा ना बाबा, सॉरी, बोल तो रहा हूँ। अब क्या नई जिंदगी की पहली सुबह हुई मुझसे लड़ते हुए करोगी? वो उसे प्यार से मनाने लगा, जबकि लैला का भी इससे नाराज होने का कोई मूड ना था। क्या बात है, आज तो आप सुबह सुबह यहाँ तशरीफ ले आई।
शारिफ ने उसे ऑफिस से अंदर आते देखकर कहा, हाँ क्यों, सर ने मुझे कहा था कि बेचारे तुम अकेले काम कर रहे हो तो मुझे तुम पर तरस आ गया, तो सोचा क्यों ना तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर दूं। मासूमा ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, तो क्या क्या हेल्प करोगे तुम मेरी। शारिफ उसके बाल कानों के पीछे करते हुए मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए बोला, क्या क्या हेल्प चाहिए तुम्हें मेरी। वो उसी के अंदाज में बोली, हेल्प तो बहुत सारी चाहिए, जैसे कि खिदर के वलीमे की तैयारी करनी है, जिसमें तुम्हारी बहुत सारी मदद चाहिए होगी। शारिफ अब बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोला, उसके लिए सबसे पहले हमें हॉल चल के वहाँ की डेकोरेशन देखनी है। शारिफ ने उसे रास्ता देते हुए कहा, तो वो भी मुस्कुराते हुए उसके साथ चल दी। कल रात सारिम ने इससे अपने किए की माफी मांगी थी। उसने कहा था कि उसने मासूमा के जज्बात के साथ खेलकर ठीक नहीं किया, जिसकी वजह से वो बहुत शर्मिंदा है। न जाने क्यों मासूमा को उसका माफी मांगना बुरा न लगा, शायद वो उसे उससे यही उम्मीद रखती थी। जब उसने कल रात शारिफ का हाथ थाम के उसे माफ किया, न जाने क्यों उसे शारिफ अपना मजबूत सहारा लगा। शारिफ ने उससे वफा निभाने का कोई वादा ना किया था, लेकिन फिर भी मासूमा को यकीन था कि वो उसे कभी धोखा नहीं देगा। वो कब से रूह को जगाने की कोशिश में लगा था, लेकिन शायद इस शादी की वजह से वो जरूरत से ज्यादा थक चुकी थी। सारे काम भी तो उसने खुद किए थे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।